नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जजमेंट आई है 10 फरवरी 2025 को, और इस जजमेंट में भी हम ये देखने को मिलता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, जहां अपीलेंट को कन्विक्शन कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मर्डर के चार्जेस पे उनको कन्विक्शन कर दिया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक्विटल कर दिया। और यहाँ पर एक जो जजमेंट आई है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे शरद बिरद सरदा की जो जजमेंट थी, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के लिए लिंक कंप्लीट होना जरूरी है। और 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो प्रोसिक्यूशन का ये थ्योरी थी कि अगर कोई भी मर्डर चार दीवारी में होता है तो अक्यूज्ड के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है कि वो प्रूव करे यहाँ पर। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला, अगर हम लॉ को डीपली देखें तो पहला ये काम जो है वो प्रोसिक्यूशन का है, वो पहले प्राइम फेशियल एस्टेब्लिश करे, तब जो है बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर भी इन्हीं सब पहलुओं पर गौर करते हुए यहाँ पर अपीलेंट थे, उनको बरी कर दिया गया। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे जो अपीलेंट है उनको बरी किया था। देखिए, क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2025 जो अराइज हुई थी, स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 7712 ऑफ 2022। तो यहाँ पर जो अक्यूज्ड है उनको नीचे की कोर्टों में कन्विक्शन कर दिया था, मींस फर्स्ट वाइफ थी उनके ये कन्विक्शन इस ग्राउंड पे कहते हैं कि उन्होंने स्ट्रैंगुलेट किया, मींस गला दबा के एक जो है हत्या करने को कहते हैं, स्ट्रैंगुलेशन किया है। और यहाँ पर अब अपील थी वो फाइल की गई, और अपीलेंट जो है वो एक विलेज अमृतसर में एक गाँव है वहाँ रहते हैं, और एक झुग्गी में रहते थे ओपन स्पेस में, और लेबरर का काम करते थे, और डिसीज्ड वाइफ के साथ रहते थे। साथ में एक सेकंड वाइफ भी थी, और 2 सन्स थे जो बॉर्न हुए थे फर्स्ट पेडलॉक से। वो सारे लोग 10 से 12 साल एक ही जगह पे रह रहे थे। इंसिडेंट घटना बताई है 22 अगस्त 2014 को। प्रोसिक्यूशन का जो केस ये था कि जो PW1 है, जो कि ब्रदर हैं उन डिसीज्ड के, उन्होंने एक 0 FIR थी वो लॉन्च की थी राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जगह बताई है। और 22 अगस्त 2014 को उन्होंने कहा कि उनकी जो सिस्टर है वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, और 22 अगस्त 2014 को 11 बजे रात के उनको मर्डर कर दिया गया है उनके हस्बैंड द्वारा अपनी सेकंड वाइफ के सहयोग से। और जो हस्बैंड हैं डिसीज्ड के, वो डेड बॉडी लेकर आए थे अपने गाँव से, जो दूसरे गाँव का नाम बताया, ट्रक में लेकर आए थे। FIR में ये बताया कि जो उनकी जो बहन है वो भी नेबर झुग्गी में रह रही हैं, और उन्होंने देखा है कि अपीलेंट जो है वो मर्डर कर रहे थे डिसीज्ड का, और स्ट्रैंगुलेट किया रहे थे रोप के साथ और रस्सी के साथ स्ट्रैंगुलेट किया था, और फिर उनको धमकी भी दी थी कि कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। FIR थी वो पुलिस स्टेशन अमृतसर में ट्रांसफर कर दी गई, और डेड बॉडी थी डिसीज्ड की वो वहाँ से ली गई, वहाँ से मेमो पंचनामा था वो एग्जीक्यूट किया गया, और पोस्टमार्टम था वो कंडक्ट किया गया था। और पंचनामा जो रिकॉर्ड का वो ये कहता था कि वो एक जो कंडक्ट किया गया था, जगह का नाम बताया डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में, और जहां अपीलेंट हैं वहां झुग्गी में रह रहे थे। और पंचनामा जो है अदर थिंग्स के अकॉर्डिंगली इंजरी मार्क्स थे डिसीज्ड की डेड बॉडी पे, वो भी मींस पंचनामा में लिए गए, मेथड नोट किए गए। और रिपोर्ट्स थी कि मार्क्स थे लिगेचर, मींस एक लिगेचर का जो मार्क है गर्दन के आस जो मार्क था वो भी पाया गया, और माउथ था वो ओपन था डिसीज्ड का, और जो जीभ थी वो बाहर निकली हुई थी। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती थी कि जो ओपिनियन था डॉक्टर का कि डिसीज्ड की जो डेथ हुई है वो एस्फिक्सिया, मींस जो हवा सांस की में जो हवा की जो नली दिमाग में जाती है वहाँ ना जाए, तो इसे एस्फिक्सिया कहते हैं, जिससे हैंगिंग द्वारा हुई है। और लिगेचर मार्क्स भी गर्दन के आसपास, रस्सी के जो मार्क्स हैं वो नेक के आसपास पाए गए।
प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करने के लिए कि अपीलेंट ही दोषी है, 7 गवाह थे पेश किए, जिसमें से डिसीज्ड के भाई भी थे और उनकी बहन भी थी और कज़न भी थे और डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया था और रिटायर्ड डीएसपी, इंस्पेक्टर और 2 इंस्पेक्टर्स के नाम बताए हैं, PW4 PW7 के नाम से बताया गया। एंटायर केस प्रोसिक्यूशन का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित था, जबकि सिस्टर जो डिसीज्ड की थी उन्होंने कहा था कि वो आई विटनेस है, लेकिन उन्होंने क्राइम होते हुए नहीं देखा था। उन्होंने वो कहा कि वो एक रेजिडेंट है, नेबर झुग्गी साथ ही झुग्गी में रहती थी और उन्होंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये एडमिटेड पोजीशन था कि डेथ के समय मीन्स जब डेथ हुई थी, मीन्स मृत्यु के बाद जो हस्बैंड ही डेड बॉडी ट्रक में लेकर आए थे, जहां ब्रदर डिसीज्ड के जो भाई रहते थे और सिस्टर रहती थी, सिस्टर भी डिसीज्ड की थी, वो साथ में आई थी। और प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो ब्रदर हैं डिसीज्ड के, उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की थी, अपनी टेस्टिमोनी में एक्सेप्ट किया कि जो सिस्टर थी वो अपीलेंट के साथ शादी हुई थी उनकी, मीन्स और वो एक जगह बताई वहाँ रहते थे, लेकिन वो अवेयर नहीं है कि क्या हुआ था 22 अगस्त 2014 को। और साथ में कहा कि जो उनकी जो बहन की जो डेथ है वो बीमारी से हुई है और साथ में ये भी कहा कि अपीलेंट जो है वो जिम्मेदार नहीं है मृत्यु के। और अब ये बताया कि जो विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए और फिर उसके बाद मेंशन ये करना था कि जो विटनेस थे उन्होंने एडमिट भी किया था कि उनके सिग्नेचर है 0 FIR में, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन लिए, उन्होंने नहीं पता कि क्या लिखा हुआ था उसमें। और 0 FIR को परस्यू किया, उसमें यहाँ ये पाया गया कि ये कंप्यूटराइज्ड FIR है जो ना कि हैंड रिटन थी, एफोर्टसाइड विटनेस गवाह की हाथ से लिखी हुई नहीं थी, सिर्फ सिग्नेचर थे एक रेलिवेंट प्लेस पे, दोनों पेजेस पे जो 0 FIR थी। सिस्टर थी, उन्होंने भी हॉस्टाइल हो गई, उन्होंने कहा कि कोई डिस्प्यूट नहीं था उनकी बहन और उनके हस्बैंड में, और वो उनकी जो मृत्यु है बीमारी से हुई है और सांस की तकलीफ से हुई है। सिमिलरली द कजन थे, उन्होंने भी हॉस्टाइल हो गया और उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता कि क्या हुआ था 22 अगस्त 2014 को। आप बताया कि 3 विटनेस जो थे, जो 3 गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए थे। प्रोसिक्यूशन के पास सिर्फ फॉर्मर विटनेस रह गए थे, जिसमें से डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट की थी, पुलिस ऑफिसर थे और जिन्होंने 0 FIR लॉन्च की थी राजस्थान में, SHO थे और साथ में जिन्होंने फॉर्मल FIR लिखी थी, और इंस्पेक्टर थे जिन्होंने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की थी। उन सबके नाम बताए प्रोसिक्यूशन विटनेस के साथ से नंबरिंग की हुई है। और जो डॉक्टर जो उनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 कहा गया है, उन्होंने अपनी टेस्टिमोनी में कहा था कि उन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है और डिसीज्ड की जो मृत्यु हुई है वो एस्फिक्सिया से हुई है, मींस कॉज्ड बाय हैंगिंग, मींस लटकने से, मींस फांसी का जो मींस बाय हैंगिंग द्वारा हुई है। और जो कि जो एस्टेब्लिश्ड हुआ लिगेचर मार्क्स थे जो उनकी गर्दन पे, डिसीज्ड के गर्दन के पास जो पाए गए थे। और डिसीज जो है, जो डेथ जो हुई थी वो 2 से 5 दिन पहले हुई थी जब पोस्टमार्टम कंडक्ट हुआ था। क्रॉस एग्जामिनेशन जब डॉक्टर का किया गया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो कॉज ऑफ डेथ जो एस्फिक्सिया है किसी वजह से हुई है वो क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हो सकती है। और अपीयरेंस जो थे, लिगेचर मार्क्स थे जो गर्दन पे पाए गए थे, वो लॉन्ग जर्नी हुई थी डेड बॉडी की, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भी आ सकते हैं। और जो टेस्ट बनी थी PW5 की, इन किसी सर्टेन टर्म्स पे ये नहीं एस्टेब्लिश करती है कि डिसीज की डेथ एस्फिक्सिया से हुई थी, जहाँ वो हैंगिंग की वजह से, मींस लटकने से, जहाँ फिर स्ट्रैंगुलेशन गर्दन दबा के जैसे हुई हो। क्योंकि ओपिनियन जो डेथ का था वो ये बताया, ये भी हो सकता है क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हो सकता है। साथ में ये भी बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो लिगेचर मार्क्स थे गर्दन के आसपास जो पाए गए थे वो लॉन्ग जर्नी में जो डेड बॉडी ने ट्रेवल किया था, और ये सिर्फ इसकी वजह से भी नहीं हो सकते कि हैंगिंग जस्ट स्ट्रैंगुलेशन से हो सकते हो, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि लॉन्ग जर्नी से हुई हो। तो इंस्पेक्टर जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी उन्होंने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश किया और अपीलेंट को अरेस्ट किया। अपीलेंट के डिस्क्लोजर पे उन्होंने डिस्कवर ये किया कि जो रस्सी जो पाई गई थी कमीशन ऑफ क्राइम पे, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी एडमिट किया कि इस प्रकार की जो रस्सियां जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। और अब अगर हम डिस्कार्ड कर देते हैं एविडेंस ऑफ विटनेसेस जो कि टर्न्ड हॉस्टाइल हो गए थे, तो क्रूशियल एविडेंस अगर हम यही था
कि जिसकी वजह से ये हुआ कि जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट की थी, इंस्पेक्टर जिसने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की थी, अगर बेशक हम सबको इग्नोर भी कर देते, मैं डिस्कार्ड भी कर देते, तो डॉक्टर और इंस्पेक्टर का भी इंतर्देश से अगर दोनों की स्टेटमेंट्स को साथ पढ़ा जाए तो सिर्फ यही चीज निकल के आती है कि जो पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट की गई थी, तो डॉक्टर ने अपना ओपिनियन दिया था कि जो कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया जो की वजह से हुई थी, जो कि हैंगिंग जो की वजह से हुई है, लिगेचर मार्क ऑन नेक। बट लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में जब उन्होंने जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लिगेचर मार्क जो है वो लंबी जर्नी करने के, डेड बॉडी को और लंबी जर्नी पर लिया जाए तब भी आ सकते हैं, और कॉज ऑफ डिसीज्ड डेथ जो हुई है डिसीज्ड की, वो क्रॉनिक ल्यूब ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हो सकती है। तो ये एविडेंस जो है वो कंक्लूसिवली साबित नहीं करते कॉज ऑफ डेथ क्या थी। अगर एविडेंस जो था प्रोसिक्यूशन विटनेस 7 जो इंस्पेक्टर हैं वो भी एस्टेब्लिश नहीं करता किसी भी शेडो ऑफ डाउट से कि जो रस्सी जो रिकवर की थी वो उसी रस्सी द्वारा किया गया जिससे क्राइम कमिट हुआ था, क्योंकि इस प्रकार की रस्सी जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। कुछ भी इस सामने नहीं आया जो नथिंग एविडेंस सामने, कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया। और लीडिंग केस था शरद बिरदीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स बताए थे जो पंचशील है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के। पहला सर्कमस्टांशियल एविडेंस था जो बताता है जो कंक्लूजन जो होती है गिल्ट की वो सिर्फ फुली एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए कि जो दोषी वही है, और फैक्ट मींस दोषी जो अक्यूज्ड ही है, और फैक्ट इस प्रकार के एस्टैब्लिश्ड होने चाहिए, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, जो एक हाइपोथेसिस दिया जाता है गिल्ट का, और कि अक्यूज्ड ही जिम्मेदार है, मींस उसका मींस जो ऑफेंस जो किया गया उसका जिम्मेदार है। कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेबल नहीं होना चाहिए कि इससे अक्यूज्ड जो है गिल्टी ना हो। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस जो है वो एक कंक्लूसिव नेचर की होनी चाहिए और टेंडेंसी भी होनी चाहिए, और हर पॉसिबिलिटी जो है हर पॉसिबिलिटी हाइपोथेसिस की वो एक्सक्लूड होनी चाहिए। सिर्फ यही साबित होना चाहिए कि जिसे साबित किया जाना चाहिए, और चेन ऑफ एविडेंस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जो कि सिर्फ ये साबित जो कि कंसिस्टेंट हो कि अक्यूज्ड इनोसेंट है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी से जो एक्ट है वो सिर्फ अक्यूज्ड द्वारा ही होना चाहिए। तो इस प्रकार के चेन ऑफ इवेंट्स जब प्रूफ मिलते हैं तभी अक्यूज्ड को कसूरवार किया जा सकता है। अगर कोर्ट ने कहा हम इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, सर्कमस्टांसेस को भी देखते हैं, कुछ भी कंक्लूसिव एस्टैब्लिश्ड नहीं होता है कि अपीलेंट जो है वो गिल्टी है, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन भी बन सकता है यहाँ पे। और अगर तिरमुख मरोती किरचन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट थी जिसमें ये कहा गया था 106 इंडियन एविडेंस एक्ट का कि बर्डन जो है वो इनमेट्स, जिस घर में मृत्यु हुई है तो वहाँ के इनमेट्स के ऊपर होती है, क्योंकि वही कॉजनेंट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से क्राइम हुआ है। लर्नड काउंसिल जो स्टेट के आर्ग्यू ये किया था कि 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये अपीलेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि सर्कमस्टांसेस क्या हुए थे जिसकी वजह से डिसीज की डेथ हुई थी, और क्राइम क्योंकि जो हुआ था 4 दीवारी में हुआ था झुग्गी में, और इसी के पास ही नॉलेज थी कि क्या हुआ था क्राइम के समय। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इस आर्गुमेंट कुछ सब्सटेंस है, लेकिन हम इस लॉ को डीपली देखें तो हम ये पाते हैं कि जो इनिशियल बर्डन था प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है, क्योंकि पहले उन्हीं को फर्स्ट एस्टैब्लिश करना है, प्राइम फेशियल केस को पहले उसी को एस्टैब्लिश करना है कि अक्यूज्ड गिल्टी है, तभी वो जो बर्डन है वो शिफ्ट होगा अक्यूज्ड के ऊपर कि वो एक्सप्लेन करे कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से जो मृत्यु हुई है, जो 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कहा गया है। और 3 बेंच जजमेंट अनीस वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डेंसिटी की जजमेंट पर भी यहाँ पर रिलाई किया यहाँ पे। अब यहाँ पर कहा कि हम फर्दर एम्फोसाइज करते हैं कि जो 106 इंडियन एविडेंस एक्ट है वो उसी केसेस पे अप्लाई होगा जहाँ प्रोसिक्यूशन जो है सक्सीड हो जाए, कि ये फैक्ट्स जो है वो उसे प्रूव करने में सक्सीड हो जाए, और एक रीजनेबल इन्फेरेंस जो है वो निकाली जा सकती है कि इससे जो अक्यूज्ड ही गिल्टी है और कोई अदरवाइज गिल्टी नहीं है। अब कोर्ट ने सिंपली अपनी साइड भी थी, मतलब अपनी नज़र भी यहाँ पर मींस लूज कर दी, क्योंकि जो अपीलेंट की जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुई थी 313 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, अपीलेंट ने अपनी स्टेटमेंट 313 सीआरपीसी में ये से जब पूछा गया था कि कुछ उसे फर्दर कहना है, उन्हें फर्दर कहना है, तब उन्होंने कहा था कि डिसीज्ड की जो डेथ है वो नेचुरल डेथ हुई है, क्योंकि उन्हें क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस था और ट्रीटमेंट भी एक हॉस्पिटल का नाम बताया वहाँ हो रहा था। अब यहाँ पर अपीलेंट ने डिस्क्लोज कर दिया था कि डिसीज्ड की बीमारी के बारे में और पर्टिकुलर हॉस्पिटल का भी ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया था। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को री एग्जामिन करना चाहिए था डॉक्टर का
और पोस्टमार्टम जो जिन्होंने कंडक्ट किया था, तो ताकि वो साबित किया जा सके कि क्या आपकी डिसीज जो है वो क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे थे। तो ये उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि जो डेथ जो है एस्फिक्सिया से हुई है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस से भी हो सकती है। अब प्रोसिक्यूशन यहाँ फेल हो गया और कोई भी इंडिपेंडेंट एविडेंस जो है नहीं सामने ला सका जो इस वर्जन को डिसलॉज कर सके, अपीलेंट के वर्जन को। तो सारे टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है वो कम्प्लीटली फेल हो गया और प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी एविडेंस साबित नहीं कर सका, प्रोड्यूस नहीं कर सका, जिससे साबित हो कि अपीलेंट जो है वो गिल्टी है बियॉन्ड शेड ऑफ डाउट, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे आधारित हो। एविडेंस जो दिया गया था वो 2 कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस पे था, तो इससे में जो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अपीलेंट को जाता है और इम्पिंग जजमेंट और ऑर्डर था हाई कोर्ट का था, उसको सेट असाइड कर दिया और अपील थी वो अलाउ कर दी। अगर अपीलेंट बेल पे नहीं है एज पर द रिकॉर्ड, यहाँ बताया कि एज पर द रिपोर्ट्स ऑन द रिकॉर्ड, तो वो जेल में है। तो एज पर द कस्टडी सर्टिफिकेट दिया तो जेल 6 साल और 2 महीने पे ऑलरेडी काट चुके हैं, जो 5 जनवरी 2021 पे था। मीन्स तो वो 10 साल से ऊपर जेल, अगर अभी भी जेल में तो 10 साल से हो चुके हैं। तो उन्हें डायरेक्शन दी जाती कि रिलीज किया जाए कस्टडीज में इमीडिएटली, और अपनी एप्रिसिएशन जो है कोर्ट ने दी अपने जो एडवोकेट्स को, तो यहाँ पर अपील थी अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। तो 10 फरवरी 2025 की ये जजमेंट आई थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।